जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी का तैयारी ज़बरदस्त तैयारी चल रहा होगा, हम यह आशा रख रहे हैं, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब से अगर देखिएगा तो लगभग आपका एग्ज़ाम जो है कि अब 2 महीना भी अच्छा से नहीं बचा हुआ है। तो इसीलिए आप लोग दिल लगा के अपना खूब जी जान लगा के आप जो है कि मेहनत कीजिए, दिन रात एक करके मेहनत कीजिए, तभी आप जाके सफलता पा सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो है कि दुनियादारी से आपको बिना कोई मतलब रखे हुए आप सिर्फ पुस्तक से मतलब रखिए, और जहां से आपको एग्जाम के व्यू से कंटेंट मिल रहा है, यानी आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो आपको जहां से आपको मिल रहा है कि नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज को लेकर, तो आप उसी चीज का प्रयोग कीजिए और उसी चीज को आत्मज्ञान में लेकर आप आगे बढ़िए, आपका सफलता निश्चित है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के इस बिहार पुलिस के सेशन को हम लोग जो है कि आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल बताना है मानव शरीर की। आज हम लोग सेट नंबर 5 करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसके कारण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि होता है वह किसके कारण होता है। तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो होता है वह प्रोटीन के कमी से होता है। किसके कमी से होता है? प्रोटीन के कमी से होता है। और याद रखिएगा, प्रोटीन जो होता है वह सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होता है वह प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। और प्रोटीन की कमी से विभिन्न प्रकार का रोग होता है, जैसे मरासमस रोग हो गया, क्वाशियोरकर रोग हो गया, और हड्डी से संबंधित जो रोग होता है वह आपका प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखिएगा। और बच्चों को सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो आपका कोशिका विभाजन में जो सहायता करता है वह प्रोटीन ही सहायता करता है। इसीलिए बाल बच्चों में यह हड्डी संबंधी रोगियों को जो है कि प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन का जो खोज किया है वह बर्जिलियस ने किया है। किसने खोज किया है? बर्जिलियस ने। और प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जानते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, तो खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए जो है कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कौन सा कार्बनिक पदार्थ के टूटने पर सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है, तो वसा से। किससे मिलता है? वसा से मिलता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि अंगमारी रोग किस फसल को प्रभावित करता है। तो अंगमारी रोग जो है वह आलू को प्रभावित करता है। अ से अंगमारी, अ से आलू, याद रखिएगा। अ से अंगमारी, अ से आलू। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ में है, तो शिमला में है। कहाँ में है? शिमला में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ में है, तो शिमला में है, याद रखिएगा। और आलू में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं आलू किसका उदाहरण है, तो आलू जो है कि तना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रूपांतरित रूप किसका है? तना का। किसका रूपांतरित रूप है? तना का रूपांतरित रूप है, याद रखिएगा, आलू। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित करता है, तो टिक्का रोग जो है वह मूंगफली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मूंगफली को। और याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो मूंगफली का उत्पादन होता है वह गुजरात में होता है। कहां में होता है? गुजरात में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ग्रीन ईयर रोग किस फसल को प्रभावित करता है। तो ग्रीन ईयर रोग जो है वह बाजरा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? बाजरा को प्रभावित करता है, यानी हरित बालिका रोग। हरित बालिका रोग जो है वह बाजरा को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है लाल सड़न रोग किस फसल को प्रभावित करता है। तो लाल सड़न रोग जो है वह गन्ना को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गन्ना को। लाल सड़न रोग हो या इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड रॉट रोग। क्या कहते हैं? रेड रॉट रोग, याद रखिएगा, गन्ना में। और भारत के अंदर में जो आपका गन्ना प्रजनन संस्थान है वह कोयम्बटूर में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां में है? कोयम्बटूर में है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। वहीं आपका शक्कर का कटोरा के नाम से क्यूबा को जानते हैं, लेकिन भारत में सबसे अधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करती है। कौन करती है? उत्तर प्रदेश करती है। वहीं आप लोग को बता दें कि गन्ना में जो रेड रॉट रोग होता है, यानी लाल लाल तरह का जो हो जाता है आपका गन्ना, तो रेड रॉट रोग जो होता है वह किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा कि आपका कवक का नाम है जिसका नाम है कोलेट्रिकम फाइटम, यानी को से याद रखिएगा गन्ना जो
हम लोग खाते हैं, कड़ा लगता है खाने में, यानी क से कड़ा, यानी क से मारिएगा कोलेट्रिकम फाल्केटम, कोलेट्रिकम फाल्केटम। आगे बढ़ते हैं, किट्टू रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो किट्टू रोग जो है वह गेहूं को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गेहूं को। किट्टू रोग जो है वह गेहूं को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ढीला अस्मट रोग, किट्टू रोग हो गया, ढीला स्मट रोग हो गया, दोनों गेहूं मारिएगा। क्या मारिएगा? गेहूं। और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करती है, लेकिन कम क्षेत्रफल में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन पंजाब करती है। कौन करती है? पंजाब। लेकिन ओवरऑल गेहूं का उत्पादन जो करती है वह कौन करती है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश करती है। और कम क्षेत्रफल में सबसे अधिक मात्रा में जो फसल यानी गेहूं का जो उत्पादन करता है वह पंजाब करता है, क्योंकि आप लोग को पता है पंजाब में ही आपका जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो आपका पंजाब हरियाणा में पड़ा था, याद रखिएगा। और सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं पर ही पड़ा था, इसलिए गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक जो करता है कम क्षेत्रफल में वह आपका पंजाब करता है। कौन करता है? पंजाब करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि वो जो आपका गेहूं है वो गेहूं, याद रखिएगा, उसमें एक अम्ल पाया जाता है, गौ से गेहूं, गौ से ग्लूमेटिक अम्ल, गौ से गेहूं, गौ से ग्लूमेटिक, याद रखिएगा। वहीं गेहूं में दो गो बीमारी बताए आपका, कौन कौन? तो एक याद रखिएगा आपका ढीला स्मट रोग। कौन सा रोग? ढीला स्मट रोग। वहीं किट्टू रोग, किट्टू रोग और ढीला स्मट रोग दोनों जो है आपको गेहूं को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है ओवरऑल पूरे इंडिया में कौन करता है? याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश करती है, लेकिन कम क्षेत्रफल में आपका अधिक उत्पादन कौन करती है? तो आपका पंजाब करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि झुलसा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो झुलसा रोग जो है वह अरहर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? अरहर को। झुलसा रोग जो है वह अरहर को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, झुलसा रोग अरहर को प्रभावित करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इरगॉट, इरगॉट रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो इरगॉट रोग जो है वह राई को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? राई को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 को जो विशेष राज्य का दर्जा देता था वह जम्मू कश्मीर राज्य को देता था, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ दिन पहले 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर से जो है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है कि हटा लिया गया है, आप लोग को पता है। वहीं अनुच्छेद 35 का ए भी हटा लिया गया है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 370 का जो प्रारूप बनाया था, यह क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 370 का जो प्रारूप बनाया था जम्मू कश्मीर के संबंध में वह किस व्यक्ति ने बनाया था? तो आप लोग याद रखिएगा अयंगर। किसने बनाया था? अयंगर नाम के व्यक्ति ने बनाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वहीं याद रखिएगा कि अनुच्छेद आपका जो है कि क्या कहते हैं, अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 361 का संबंध आपका राष्ट्रपति जो भी कार्य करेंगे वो सभी कार्य वैध माने जाएंगे, याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्त आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 352 में आपका जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल है। वहीं बात करते हैं हम जो है कि आपका बात करते हैं आपका जो है कि अनुच्छेद 124 के तहत जो है कि क्या है? तो अनुच्छेद 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना है। वहीं अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। वहीं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का एक तरह से आपका जो है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है कि 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि अनुच्छेद 32 को किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचार का उल्लेख किया गया है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? याद रखिएगा उद्देश्य का। क्या कहलाता है? उद्देश्य का कहलाता है। और याद रखिएगा उद्देश्य का प्रस्ताव जो आपका रखा गया था संविधान सभा के समक्ष वह जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप लोग याद रख लीजिएगा वह कौन रखे थे? याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। और कब रखे थे? डेट सहित
तो याद रखिएगा वह डेट जो बता रहे हैं याद रख लीजिएगा कान खोल के। तो वह डेट आपका है 13 दिसंबर। कौन सा डेट है? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समय जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा और वह जो आपका जो पारित हो गया अंतिम रूप से, वह संविधान सभा ने जो पारित किया वह 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। वहीं संविधान सभा का जब 7वां बैठक चल रहा था, कितना बैठक? 7वां बैठक। तो संविधान सभा का जब 7वां बैठक चल रहा था तो 7वें बैठक के दौरान ही महात्मा गांधी को याद रखिएगा श्रद्धांजलि दिया गया। क्या दिया गया? श्रद्धांजलि दिया गया। और महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा दिल्ली के बिरला भवन मंदिर के पास कर दिया गया, याद रखिएगा। और वह डेट था 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस भी हम लोग मनाते हैं। लेकिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु का जो शहीद दिवस मनाते हैं वह 23 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं मौलिक अधिकार, ऑप्शन का अब हम क्लियर कर देते हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं जो कि भाग 3 में है। और इसीलिए भाग 3 को जो है कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या फिर भारतीय संविधान का महाअधिकार पत्र कहा जाता है, याद रखिएगा भाग 3 को। वहीं दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है अर्थात डीपीएसपी जो है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 में है, याद रखिएगा। और डीपीएसपी जो हम लोग ग्रहण किए हैं वो किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से किए हैं डीपीएसपी। और याद रखिएगा कि आयरलैंड ने कहां से लिया था? स्पेन से लिया था। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का चर्चा है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं आपको अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी में अनुच्छेद 2-4 को महत्वपूर्ण बता देते हैं, बार बार जो एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 42 के तहत प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग एवं न्यूनतम निर्वहन मजदूरी की चर्चा है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 में आपका क्या है? तो अनुच्छेद 45 में छोटे बालकों के लिए शिक्षा से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 46 में SC ST है। अनुच्छेद 46 में क्या है? SC ST है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार के स्तर में वृद्धि है। अनुच्छेद 48 अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, तो ये सब याद रखिएगा। और 38 जो बता रहे हैं यही एग्जाम में आएगा। अनुच्छेद 47 हो गया पोषाहार के स्तर में वृद्धि। अनुच्छेद 48 हो गया कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 हो गया कृषि एवं पशुपालन। और अनुच्छेद 48 का क हो गया वन एवं वन जीवों की रक्षा, वन एवं वन जीवों की रक्षा, 48 का क। वहीं अनुच्छेद 49 क्या हो गया? तो अनुच्छेद 49 हो गया राष्ट्र धरोहर का संरक्षण। अनुच्छेद 50 हो गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है वह निश्चेतक के रूप में, यानी कि आदमी को जब बेहोश करना रहता है, यानी उसको नशा चढ़ाना रहता है, बेहोश करना रहता है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और क्लोरोफॉर्म का जो खोज किया है वह किसने किया है? तो सिम्पसन ने किया है। किसने किया है? सिम्पसन ने किया है क्लोरोफॉर्म का खोज। सिम्पसन एवं हैरिसन ने किया है खोज, याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है सीडेराइट किसका अयस्क है? तो सीडेराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, ये सब आपका लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है, याद रखिएगा। वहीं लोहा का जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है लोहा का परमाणु संख्या। 27 कोबाल्ट का होता है, 28 निकेल का होता है, 29 कॉपर का होता है और 30 जस्ता का होता है। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का याद रखिएगा परमाणु संख्या सबसे पहले 13 होता है, याद रखिएगा। और एल्युमिनियम का पहली बार पृथक्करण कब हुआ था? एल्युमिनियम का पहली बार पृथक्करण 1927 में हुआ था। वहीं बात करते हैं आपका एल्युमिनियम के विभिन्न प्रकार के अयस्क का क्या नाम है? तो एल्युमिनियम का विभिन्न प्रकार का अयस्क है आपका जो है कि कौन कौन? तो बॉक्साइट हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या हो गया? तो बॉक्साइट हो गया, यानी कि आप ले सकते हैं क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्सफार, ये सब किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्सफार, उसके बाद फिर आपका
आपका जो है कि बॉक्साइट हो गया, ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। और हमारे पृथ्वी में एल्युमिनियम का प्रतिशत जो है वह 8.13%, 8.13। हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में या भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो आपका क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखेगा 46%। वहीं दूसरा स्थान पे पाया जाता है सिलिकॉन, याद रखेगा 27.72%। और तीसरा स्थान पे आपका जो होता है एल्युमिनियम होता है 8.13%। यानी हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है यानी कि आपका धात्विक तत्व है वह एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम धात्विक तत्व हो गया। वहीं पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन मारिएगा। और सबसे अधिक मात्रा में अर्धचालक तत्व कौन सा होता है? तो सिलिकॉन मारिएगा। क्या मारिएगा? सिलिकॉन मारिएगा। वहीं सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14। और सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग सौर सेल में करते हैं। कहाँ में करते हैं? सौर सेल में प्रयोग करते हैं। और भारत का जो सिलिकॉन घाटी कहलाता है वह बेंगलोर कहलाता है। कहाँ कहलाता है? बेंगलोर। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी कहाँ कहलाता है? बेंगलोर। भारत का बगीचा भी कहाँ कहलाता है? बेंगलोर। लेकिन भारत में शांत घाटी या मौन घाटी या साइलेंट वैली कहाँ में है? तो याद रखिएगा केरल में है, जो कि एक प्रकार के जैव विविधता स्थल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। क्या है? जागो ग्राहक जागो। वहीं LIC का क्या है आपका? तो जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, याद रखिएगा। और LIC का स्थापना याद रखिएगा 1956 में हुआ है। कब हुआ है? 1956 में। वहीं GIC का स्थापना 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि अगला सवाल बताइएगा कि मेरी अशोक वाजपेयी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो आपको छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना जो हुआ था वह पक्का पक्की 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था, 1 नवंबर के दिन। और 2000 ईस्वी में 3 राज्य का स्थापना किया गया था। 3 राज्य में से पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना था। और छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होके। वहीं दूसरा राज्य जो 9 नवंबर को बना था वो उत्तराखंड बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होके। वहीं 15 नवंबर को जो तीसरा राज्य बना था 2000 में वो बिहार से अलग होके झारखंड बना था। कौन बना था? झारखंड बना था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंग है? तो प्रकाश तरंगे एक प्रकार के विद्युत चुम्बक तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुम्बक तरंग है प्रकाश तरंग का जो है कि आपका। और प्रकाश तरंग जो होता है वह आपका विद्युत चुम्बक तरंग होता है। और विद्युत चुम्बक तरंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे गामा किरण, एक्स किरण, आपका पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, ये सब जो होते हैं आपके जो है कि आपका दृश्य आपका जो हो गया, या फिर आपका दीर्घ रेडियो तरंग हो गया। तो ये सब किस प्रकार का तरंग है? तो याद रखिएगा विद्युत चुम्बक तरंग है। वहीं गामा किरण का खोज किसने किया है? तो गामा किरण का खोज जो किया है वह पॉल विलार्ड ने किया है। किसने किया है? पॉल विलार्ड ने। और गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है? रदरफोर्ड ने। और सबसे अधिक वेधन क्षमता भी किसका होता है? गामा किरण का। सबसे अधिक वेधन क्षमता भी किसका होता है? जिसका वेधन क्षमता अधिक होता है उसका आयनन क्षमता कम होता है। जिसका वेधन क्षमता अधिक होता है उसका आयनन क्षमता कम होता है। तो याद रखिएगा आपका अल्फा बीटा गामा में अगर देखिएगा तो आपका बीटा किरण जो होता है उसका आपका वेधन क्षमता अधिक होता है, तो आयनन क्षमता कम किसका होगा? तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि बीटा का होगा। किसका? गामा का होगा। किसका होगा? गामा का। और इधर आपका अल्फा का वेधन क्षमता सबसे कम होता है, इसीलिए आपका अल्फा किरण का सबसे अधिक आयनन क्षमता होता है। सबसे अधिक आयनन क्षमता याद होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? तो एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है वह 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। और यह क्वेश्चन आपको हम 1000 बार बता दिए हैं। आपको डायरेक्ट हम यह सवाल नहीं बताए थे, लेकिन आपको हम लॉजिक दे चुके हैं। क्या लॉजिक दे चुके हैं? तो आप लोग को हम 1000 बार बताए हैं कि आपका आवृत्ति बराबर जो होता है वह 1 आवर्तकाल होता है, यानी n बराबर 1/t होता है। n बराबर क्या होता है? 1/t होता है, यानी n गुना t बराबर जो करेंगे
तो वह 1 के बराबर नहीं पूरेगा, तो आराम से पूर जाएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और आवर्तकाल का मात्रक जो होता है वह सेकंड में आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है वह एंगस्ट्रम होता है और 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। यानी तरंग दैर्घ्य को जो हम लोग सामान्यतः मापते हैं मीटर में, किस में मापते हैं? मीटर में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है कौन सा बल के कारण? तो याद रखिएगा कोरियोलिस त्वरण के कारण। किसके कारण? कोरियोलिस त्वरण के कारण। और यह जो आपका जब एक साइकिल सवाल मोड़ करते समय जब अंदर की ओर झुकता है तो अभिकेंद्र बल के कारण। किस बल के कारण? अभिकेंद्र बल के कारण, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आपको। अगला सवाल बताना है, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय रिपोर्ट देने के लिए आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आपका जो कार्यान्वयन मंत्रालय है वह आपका उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय जो है वह उत्तरदायी है आपका प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा मारिएगा। क्या मारिएगा? गोवा मारिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका, वहीं बात करते हैं अगर आपका जो है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वह क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय जो दर्शाता है या फिर राष्ट्रीय आय जो दर्शाता है वह हिंदू वृद्धि दर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हिंदू वृद्धि दर को दर्शाता है, याद रखिएगा। और जीडीपी का फुल फॉर्म जो होता है वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और जीडीपी जो होता है वह एक वर्ष के अंतर्गत सभी प्रकार के मदों से उत्पादित कुल जो आय होते हैं उसे हम लोग जीडीपी के अंतर्गत रखते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने किए थे, 1867 में किए थे। और उस समय प्रति व्यक्ति आय जो आया था वह मात्र 20 रुपया आया था। कितना आया था? 20 रुपया आया था, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और भारत के तरफ से पहले व्यक्ति बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले, जो कि आपके लिबरल पार्टी के रूप में फिंसवरी लोकसभा से ब्रिटेन के अंदर में 1892 में जीते थे। कब जीते थे? 1892 में। लेकिन उससे पहले लगभग 1866-67 में WC बनर्जी पहले व्यक्ति बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पूछेगा तो WC बनर्जी मारेंगे, लेकिन वह जीत नहीं पाया था। जीतने वाले अगर पहला व्यक्ति पूछेगा तो आप लोग मार दीजिएगा क्या? तो मार दीजिएगा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही विकास का सिद्धांत दिया है और साथ ही साथ धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिए हैं। और वह किस पुस्तक में दिए थे? तो आप लोग बताइएगा कि उनका जो एक पुस्तक है आपका कौन सा पुस्तक है? 1901 में प्रकाशित हुआ था आपका कौन सा पुस्तक? तो याद रखिएगा आपका अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत 1901 में दिए थे। कब दिए थे? 1901 में दिए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाते हैं हम लोग 29 जून को मनाते हैं। किनके जन्म दिवस पर? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, बहुत फायदा करेगा। तो आप लोग को बताना है कि किस व्यक्ति ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो याद रखिएगा सर मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो मारिएगा सर मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर मारिएगा, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता का खोज याद रखिएगा 1921 में हुआ था। और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हड़प्पा का खोज आपका दयाराम साहनी ने किए हैं। किसने किए हैं? दयाराम साहनी ने किए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? तो चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? याद रखिएगा हरिहर। कौन सा रूप है? हरिहर रूप है। आगे से बढ़ते हैं। किस शासक
ने राम सीता की आकृति से युक्त सिक्के चलवाए। तो आपको पता है मुगल वंश के आपके जो एक शासक हुए हैं अकबर, वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, तो उनके द्वारा ही राम सीता का जो है कि आपका जोड़ी का जो है कि सिक्का चलवाया था, याद रखिएगा अकबर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध को जो लाइट ऑफ एशिया कहा है वह अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति ने। किसने कहा है? अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति ने कहा, याद रखिएगा। वही तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। किन्हें कहा जाता है तूफानी हिंदू? तो स्वामी विवेकानंद को। आगे बढ़ते हैं, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? याद रखिएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। क्या मारिएगा? देवेंद्रनाथ ठाकुर। वहीं भारत माता का जो चित्र बनाया है वह अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है। किसने बनाया है? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है, जो कि बहुत बड़े चित्रकारी थे। आगे बढ़ते हैं, हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध किस प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता ने किया था? तो हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का जो विरोध किया था वह सी राजा गोपालाचारी ने किया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सी राजा गोपालाचारी बने थे, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जो भिखारियों का राजा कहा था वह मदन मोहन मालवीय ने कहा था। किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने कहा था। और मदन मोहन मालवीय का उपनाम है महामना। क्या है? महामना। और जब 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो उनमें बहुत सारे आदमी शहीद हो गए थे हम भारत के, तो याद रखिएगा उनमें जो कांग्रेस के तरफ से या फिर जो आपका भारतीयों के तरफ से जो आपका एक कमेटी बनाया गया था, तो उस कमेटी जो बनाया गया था वह किसकी अध्यक्षता में? तो बताइएगा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और बनारस के अंदर में जो हिंदू यूनिवर्सिटी का जो स्थापना किया गया था 1916 के अंदर, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने जाके किए थे 1916 में, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, तो 16 में बनारस में जब कर रहे थे अपना पहला जन भाषण, वहीं पर महात्मा गांधी ने दिए हैं। तो उसी हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में, याद रखेगा 1916 में, जिसका स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या किस केस में किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या जो किया है वह मनोहर जोशी केस में किया है। किस में किया है? मनोहर जोशी केस में किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सवारी जो है वह उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहां का है? उड़ीसा। वहीं मुआक्या चौमाच, माच कहां का लोक नृत्य? याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। माच कहां का लोक नृत्य? याद रखिएगा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि उड़ीसा के अंदर आपका एक शास्त्र नृत्य चलता है ओडिसी। क्या चलता है? ओडिसी। और उसी का पुराना नाम है गोटीपुआ। क्या नाम है? गोटीपुआ। वहीं आपका भरतनाट्यम जो चलता है शास्त्र नृत्य वह तमिलनाडु में, और भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वह सदीर है। क्या है? सदीर है, याद रखिएगा। और सतरिया कहां चलता है? असम में। सतरिया कहां चलता है? असम में। मोहिनीअट्टम कहां चलता है? केरल में। मोहिनीअट्टम कहां चलता है? केरल में। कथक कहां चलता है? उत्तर भारत में। कथक कहां चलता है? उत्तर भारत में, खास करके यूपी। वहीं बात करते हैं कुचिपुड़ी कहां चलता है? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहां चलता है? आंध्र प्रदेश में, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा है? तो E.H. कार ने कहा है। किसने कहा है? E.H. कार ने कहा है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो काम किया था वह क्रिस्टोफ सेलियरस ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टोफ सेलियरस ने। वहीं इतिहास के पिता जो हेरोडोटस कहलाते हैं, उनके द्वारा ही पहली बार डेल्टा का नामकरण किया गया। किसका नामकरण? डेल्टा। और भारत के अंदर में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा पश्चिम बंगाल के आसपास का क्षेत्र है। और डेल्टा की जो आकृति होती है वह त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, शिवाजी के समय सरनोबत पद क्या था? तो शिवाजी यानी मराठा साम्राज्य में जो सरनोबत पद था वह सैन्य प्रशासन को संभालता था। किसको संभालता था? सैन्य प्रशासन को संभालता था। आगे बढ़ते हैं,
कौन सा राष्ट्रपति सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? यानी कौन सा राष्ट्रपति सदा आपका धर्मनिरपेक्ष की बात करता था? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ राज्यसभा के प्रथम सभापति अनुच्छेद 64 के हैसियत के साथ, क्योंकि आप लोग को ये चीज बता चुके हैं। वहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। वहीं इनके द्वारा लिखा गया 2 पुस्तक हम बार बार बताते हैं, इंडियन फिलोसफी और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इंडियन फिलोसफी और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है, यह दोनों किसका है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। और याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबंध जो है कि आपका राजनीति से नहीं था, इनका संबंध जो है कि दार्शनिक से था। इसीलिए भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन जो कि एक दार्शनिक राष्ट्रपति बने हैं, तो मारिएगा आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यह राजनीति में आने से पहले आपके रूस में कार्यरत थे। कहां में कार्यरत थे? रूस में कार्यरत थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आप लोग को कि आलू यष्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आलू यष्टू जो है वह नागालैंड का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? नागालैंड का लोक नृत्य है। वहीं चोंग जो आपका चोंग जो जनजाति या लोक नृत्य है वह भी नागालैंड का है। चोंग कहाँ का है? नागालैंड का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आप लोग को, हाल ही में घूमती हुई क्रिकेट के हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो हवा के कारण अशांति के तौर पर, हवा के कारण अशांति के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकंड तक। कितना सेकंड तक? 1/16 सेकंड तक याद रहता है उसका प्रतिबिंब, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इथिलीन की आकृति कैसी होती है? तो इथिलीन के अणु की आकृति जो होती है वह चतुष्फल की होती है। कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। आगे बढ़ते हैं। मरणोपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नील गाय किस कुल का जानवर है? तो नील गाय जो है वह हिरन का है। किसका है? हिरन का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के किस भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल में। किस में है? कोबोल में है, याद रखिएगा। और कोबोल जो है वह एक व्यावसायिक भाषा है, यानी सी से कोबोल होता है, सी से कॉमर्शियल समझिएगा। कॉमर्शियल का मतलब व्यावसायिक समझ जाना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस भाषा का प्रयोग व्यावसायिक तौर पर किया जाता है, तो आप लोग मार दीजिएगा आंसर सी से कॉमर्शियल, यानी व्यावसायिक ढंग से किया जाता है। और इसी भाषा में सबसे अधिक मात्रा में डॉक्यूमेंट संभव है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के समय कुल उपज का कितना प्रतिशत राजस्व के रूप में वसूला जाता था? तो 33%। कितना प्रतिशत? 33%, याद रखिएगा। और शिवाजी के समय चौथ और सरदेशमुखी जो था, यह दोनों कर था। यह दोनों क्या था? कर था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि बृहस्पति ग्रह का पीला रंग किस गैस के कारण होता है? तो बृहस्पति ग्रह का जो पीला रंग होता है वह SO2 के कारण होता है। किसके कारण होता है? SO2 के कारण होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज हम यहीं पर अपने बिहार पुलिस के सेशन को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, भरपूर तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन अधिक से अधिक टच करेगा आपके एग्जाम में। बस आप डेली 1 से 2 सेट लगाइए और यह आप एवरेज लाइए। कम से कम आपको 55 से 60 नंबर। अगर आप लड़की हैं, किसी भी कैटेगरी में, आप जनरल में क्यों ना हो, अगर आपका 60 नंबर प्लस आ रहा है, समझिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। और कैटेगरी वाइज 2 नंबर 4 नंबर आप जो है कि 55 तक ला सकते हैं, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा 55-60 आने लगा तब हम छोड़ दिए पढ़ाई, ऐसा नहीं है। आप लगातार पढ़ते रहिए जब तक कि आपको अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल जाए। और उस सफलता मिलने के बाद भी आपको कड़ी मेहनत करना है, क्योंकि सफलता बहुत दूर तक आपको जाना है। वहीं अगर आप जनरल में लड़का से हैं तो आपको जो है कि 65 से 68 नंबर लाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भले लोग कहने का कह देगा आपको कि 75-80 नंबर भी लाएगा तो बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 65 प्लस नंबर सही हो गया बिहार पुलिस में, अगर आप लड़का हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आज यहीं पर बिहार पुलिस के सेशन को समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।